आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय रानी का बुलावा। वाचनकर्ता अमित पांडे। 6 महीने बीत गए। नई रानी ने पुत्र प्रसव किया। प्रसव राजधानी में नहीं हुआ था, रानी के मायके के ठिकाने में हुआ था। राजस्थान का यह पुराना रिवाज है कि पुत्री का प्रथम प्रसव मातृगृह में होता है। रानी कई महीनों से पीहर गई हुई थी। सगर्भावस्था में और प्रसव काल में जो समारोह होते हैं वे सब धूमधाम से रानी ने अपने पितृगृह में किए थे। प्रसव कार्य के लिए राज्य की अंग्रेजी लेडी डॉक्टर बुलाई गई थी। बालक का प्रसव होते ही उसकी सूचना एजीजी साहब बहादुर को दे दी गई थी तथा राजधानी में भी यह खबर आग की भांति फैल गई थी। प्रजा के हर्ष का ठिकाना न था। बड़ी विचित्र बात है, कैसे 1 मास के लोथड़े का स्वामी कहकर स्वागत किया जाता है। नित नए शोषण, नित नए अत्याचार इन स्वेच्छाचारी राजाओं की प्रजा निरीह भाव से सहती है, फिर भी नए राजा की, नए अत्याचारी की अवाई का धूमधाम से स्वागत किया जाता है। मेरी तो कुछ बात ही नहीं, जन्मजात गुलाम हूं, परंतु रियासत का बच्चा बच्चा सभी में तो यह दास्ता का भाव भरा है। सभी तो दास्ता की श्रृंखला में बंधे हैं। समाज रचना ही स्वामी सेवक के संबंधों पर हुई है। कई पीढ़ियों से राजा की औरत संतान नहीं हुई थी। उत्तराधिकारी गोद आते थे। अब यह औरस उत्तराधिकारी जो मृत राजा का आया तो इससे प्रजा हर्ष से खिल गई। पर राजधानी में विशेष धूमधाम नहीं हुई। राजा ने इच्छा प्रकट की थी कि जब वह बालक महाराज को लेकर राजधानी में आए तभी धूमधाम, उत्सव, मुजरे जलसे हों। सो रियासत में छोटे बड़े सभी भांति भांति के मंसूबे बांध रहे थे। भांति भांति के अनुमान लगाए जा रहे थे। दूर दूर के कलावंत, रंडी, भड़ुए, भांड अभी से राजधानी में धंसे पड़े थे। एक व्यक्ति था जिसे यह सब धूमधाम फोड़े की भांति दुख रही थी। वह था नया तरुण राजा। मैं अधीर हो रही थी। मेरा मन यह कह रहा था कि मुझे अब रंग महल से ही नहीं, राजधानी से भी चल देना चाहिए। क्या मुझे यहां से चले जाने की अनुमति मिल जाएगी? मुझे, गोली को, जन्मजात गुलाम को, मुझे इतनी स्वतंत्रता मिल सकती है? मैं गुलाम चाकर हूं। मेरी संतान राजा की संपत्ति है। सौभाग्य की बात थी कि नया राजा भला मानुष था और उसने मेरे साथ अशातीत भद्र व्यवहार किया था। परंतु रियासत में न तो मैं और न मेरी संतान ही गुलामी से बच सकती थी। जन्म जन्म से जिस दास्ता को हमारे पूर्वजों ने अपने पल्ले बांध लिया था, उससे तो वह राजा भी हमें नहीं बचा सकता था। मुझे अपने से भी अधिक लड़कियों की चिंता थी। मेरी बड़ी लड़की समझदार थी। वह नए वातावरण में पली थी। उसे कदाचित इस बात पर विचार करने का भी अवसर न मिला था कि वह भी जन्मजात गोली गुलाम है। मेरा बच्चा पूरा निरोग हो गया था तथा मेरे पुत्र ने LLB प्रतिष्ठा सहित पास किया था। उसे देखने को मैं छटपटा रही थी, पर मैंने उसे रियासत में बुलाना निरापद न समझा। बंबई में ही रोक दिया। अब तो मैं किसी तरह से यहां से निकल भागने की जुगत सोचने लगी। मैं बहुधा अपने पति और वासुदेव महाराज से सलाह करती, पर कोई योजना स्थिर नहीं हो पाती थी। मैं स्वीकार करती हूं कि मुझमें साहस की कमी थी, नहीं तो मेरे भाग निकलने का यह अच्छा अवसर था। राजा मेरे अनुकूल था। रानी पीहर में थी। विरोधी शक्तियां भी उसी के साथ थीं। यदि कुछ बाधा हो सकती थी तो वह कुछ खर्च करने से पूरी की जा सकती थी।
वासुदेव महाराज ने मुझे बच्चों को लेकर तुरंत दिल्ली भाग जाने की सलाह दी थी, पर मैं सोच विचार ही करती रही। क्या करूं? मेरे भाग्य में जो भोग भोगना बदा था उसी ने मेरी बुद्धि नष्ट कर दी। किसी से मैंने सुना नई रानी राजधानी में लौट आई है, नवजात शिशु उसके साथ है। नए राजा के जन्म की खुशी में जलसे और जश्न मनाए जा रहे हैं। नए राजा ने स्वयं महल में जाकर रानी का मुजरा किया, शिशु राजा का अभिवादन किया। वह चाहता था कि जब तक बालक राजा बालिग न हो जाए वह उसका प्रतिनिधि होकर ही राज्य शासन करे, पर रानी की तो योजना ही दूसरी थी। रंग महल पर रंग बिरंगी रोशनी हो रही थी, नगर के बाजार सजाए गए थे, ठौर ठौर पर नाच गाने और जलसे हो रहे थे। सारी राजधानी मौज, शौक और आनंद में डूब उतरा रही थी। मैं भौचक सी यह सब विधाता का खेल देख रही थी। इतने में ही मेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। वासुदेव महाराज को अकस्मात हैजा हुआ और वह 2 दिन की बीमारी में चल बसे। 2 दिन रात मैंने इस ब्राह्मण मित्र की अथक सेवा की, पर उसे जाना था, वह चला गया। ईश्वर उसे स्वर्ग दे। मैं बहुत रोई। बेचारे उसके पुत्र और पुत्रवधू निरीह रह गए। मैं उन्हीं के घर रहकर उन्हें ढांढस देती रही। अभी वासुदेव महाराज का 10वां दिन भी नहीं हुआ था कि एक दिन रंग महल के सिपाहियों ने आकर मुझे रानी का हुक्म सुनाया। रानी ने तुरंत मुझे अपनी खिदमत में हाजिर होने का हुक्म भेजा था। प्यादों के साथ मेरे लिए कोई सवारी नहीं भेजी गई थी। इन सिपाहियों का जमादार मेरा परिचित एक बूढ़ा राजपूत था। वह मेरी ड्योढ़ी पर पहरे पर रह चुका था। मेरे राजसी ठाट उसने देखे थे और मेरी कृपाओं का भी आभारी था। उसकी आंखें वेदनापूर्ण थीं। वह मुझसे कुछ कहना चाह रहा था पर कह नहीं सकता था। उसका नाम था राम सिंह। मैंने उससे पूछा, क्या बात है राम सिंह? उसने पुराने ही अभ्यास के अनुसार कहा, सरकार को महारानी जी ने याद फरमाया है। फिर जैसे वह असमंजस में पड़ गया। मेरे लिए सरकार शब्द का इस्तेमाल करने में जैसे उसने भूल कर डाली हो, मुझे ऐसा आभास हुआ। मैंने उसकी भाव चेष्टा से यह भी भांप लिया कि मेरे लिए कोई सवारी रंग महल से नहीं आई है। बेचारा बूढ़ा राजपूत गोली के भाग्य पृष्ठों का रहस्य कहां समझता था। उसने झिझकते हुए कहा, सवारी के लिए एक किराए का बहल मंगा लूं क्या? मैंने हंसकर कहा, नहीं राम सिंह, मैं पैदल ही तुम्हारे साथ चलती हूं। पर मेरी यह हंसी केवल हंसी ही थी। वास्तव में यह सब देखकर मेरा रोम रोम कांप उठा था। भय और आशंका में मेरा कलेजा धड़क रहा था। भांति भांति के विचार मेरे मस्तिष्क में आते जाते थे। एक अज्ञात अशुभ भावना ने मुझे घेर लिया था, पर अब तो जो कुछ मुझ पर बीतनी थी उसे झेलने को तैयार होने में ही कुशल थी। मैंने बच्चों को तसल्ली दी और सबकी नजर बचाकर पति को संकेत ही में कह दिया कि वह कोई भी अशुभ संदेश सुनने को तैयार रहें तथा बच्चों को सुरक्षित स्थान में पहुंचा दें। मैं पैदल ही उसके साथ चल खड़ी हुई। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय रानी का बुलावा। वाचनकर्ता अमित पांडे।